सभी को नमस्कार। विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की विकास की परंपरा है, उसमें अगर नाम आता है तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया इतिहास। इससे पहले इन्हीं शब्दों में ऐसे और था, वो था डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, वो किसके द्वारा किया गया है? तो वो लेखन था डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। और अगर सीधा आए सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का विकास किसके द्वारा किया गया, तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। क्योंकि इनके द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है वो विधेयवादी पद्धति द्वारा लिखा गया है। और विधेयवादी पद्धति वो होती है जिसमें जो वर्तमान परिस्थिति है उसका वर्णन उसमें किया जाता है। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो इतिहास लिखा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में लिखा गया, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। और इनके द्वारा जो लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है। इनका संशोधित जो संस्करण है वो 1940 में आया था। यह जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, यह मूलतः नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास इस नाम से पहले 1929 में प्रकाशित हुआ था। आपको ये याद रखना है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है। इसका जो इतिहास है उसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया। इसका संशोधित संस्करण है वो 1940 में आया। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो देखिए, मूल रूप से नागरी प्रचारणी सभा है काशी के द्वारा, उसकी भूमिका है हिंदी शब्द सामग्री की भूमिका, उसके अंदर किस नाम से प्रकाशित हुआ था वो है हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये पहले 1929 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में हिंदी शब्द सागर जिसमें ये प्रकाशित हुआ था उसकी भूमिका के रूप में, तो हिंदी शब्द सागर है वो बाबू श्याम सुंदर दास है, उनके मस्तिष्क की उपज मानी जाती है। क्या? हिंदी शब्द सागर की भूमिका। अब हिंदी शब्द सागर के निर्माण में 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके नाम देखिए, नंबर 1 बाबू श्याम सुंदर दास, नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नंबर 3 रामचंद्र वर्मा। इन 3 व्यक्तियों का हिंदी शब्द सागर की भूमिका के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आपने पढ़ा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 1929 में। इसे ही सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जाता है। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सबसे पहले ये प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का विकास नाम से। आपको ये याद रखना है, हिंदी साहित्य का विकास नाम से इसमें प्रकाशित हुआ था। और हिंदी शब्द सागर है इसकी भूमिका के रूप में, या यूं कहें कि इसके निर्माण के रूप में, हिंदी शब्द सागर के निर्माण में 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन तीनों का आपको नाम याद रखने हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और तीसरा व्यक्ति जिसका नाम है रामचंद्र वर्मा। इसके बाद में देखिए, जो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, इसमें कुल कवियों की संख्या है 1000। यह इतिहास ग्रंथ कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा गया, यह विधेयवादी पद्धति से लिखा गया इतिहास है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी के प्रथम विधेयवादी इतिहासकार कहा जाता है। और विधेयवादी पद्धति होती क्या है? देखिए, विधेयवादी पद्धति उस देश का जातीय साहित्य, उस समय के तत्कालीन परिवेश, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सभी परिस्थितियों का सीधे तौर पर प्रभावित होता है। यानी ये सभी परिस्थितियां हैं वो उस हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखी जाती है। या यूं कहें कि उस समय जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, उसमें इन सभी परिवेश का, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक,
इन सभी परिस्थितियों का उसमें वर्णन मिलता है। इसीलिए ये जो विधेयवादी पद्धति है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है किसी देश का साहित्य लिखने के लिए, किसी क्षेत्र का साहित्य लिखने के लिए। और ये विधेयवादी पद्धति से लिखने वाले हिंदी साहित्य के इतिहासकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, उनकी एक परिभाषा है साहित्य की, वो कहते हैं प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति यानी मनोभाव है, उनके चित्तवृत्ति यानी मनोभाव, चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यानी वो कहना चाहते हैं कि प्रत्येक देश जो है उसका साहित्य वो उस समय की या उस देश की जनता है उसके मनोभावों का चित्रण होता है इसमें। और जैसे जैसे उसके मनोभाव है परिवर्तन होते हैं, वैसे वैसे साहित्य का स्वरूप है उसमें भी परिवर्तन होना संभव है। तो ये जो परिभाषा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया, क्योंकि इनका साहित्य है वो आलोचनाओं से पृथक करने वाले जो साहित्यकार माने जाते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि उन्होंने उन सभी परिस्थितियों का उसमें वर्णन किया जो होनी चाहिए। तो आलोचनाओं से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका परिचय दिया, क्योंकि ये साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति से लिखा गया था जिसमें सभी परिस्थितियों का इसमें वर्णन किया गया। इसके बाद में बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन है जो 900 वर्षों का इतिहास है, उसको उन्होंने 4 कालखंडों में बांटा है। ये 4 कालखंड देखिए, आप सभी को पता होगा। जो पहला होता है जो है वो है आदिकाल, उसके बाद में हम बोलते हैं कि भक्ति काल आता है, उसके बाद में तीसरा है अरीति काल और चौथा है आधुनिक काल। इन 4 कालखंडों में जो 900 वर्षों का इतिहास है वो बांटा गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल है उसको वीर गाथा काल कहा, यानी वीर गाथा काल नाम देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो आदिकाल है जिसे वीर गाथा काल भी कहते हैं, उसकी जो समय सीमा है वो मानते हैं संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत। यानी उन्होंने जो संवत में जो बताया है वो 1050 से 1375 विक्रमी संवत माना है वीर गाथा काल को। उसके बाद में उन्होंने 2 नंबर पे दिया है पूर्व मध्य काल, जिसको हम बोलते हैं भक्ति काल। इनका नाम दिया हुआ है पूर्व मध्य काल, जो कि विक्रमी संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत माना जाता है। उसके बाद में जिसको हम बोलते हैं रीति काल, उन्होंने कहा है उत्तर मध्य काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि उत्तर मध्य काल जिसकी समय सीमा है 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत। उसके बाद में आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहा जाता है और इसकी समय सीमा है 1900 विक्रमी संवत से 1984। आपको ये याद रखना है 1984 तक, क्योंकि कई बार पूछा जाता है आधुनिक काल की समय सीमाएं इन्होंने क्या मानी है। एक ये और एक ये आदिकाल की समय सीमा यानी वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम है, और जो आदिकाल नाम है वो नाम दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये कालखंड है, इन कालखंडों को आपको याद करना है और जो इन्होंने समय सीमा मानी है उस समय सीमा को भी याद करना है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जिसको 900 वर्षों का इतिहास माना जाता है उसको 4 कालखंडों में विभाजित किया है। 4 कालखंड में उन्होंने वीर गाथा काल, आदिकाल का नाम है वो वीर गाथा काल कहा है, और वीर गाथा काल की समय सीमा मानी है 1050 से 1375 विक्रमी संवत। उसके बाद में भक्ति काल जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल कहा है और उसकी समय सीमा मानी है 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत। उसके बाद में 3 नंबर पे रीति काल जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं उत्तर मध्य काल, और इसकी समय सीमा मानी है 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत। उसके बाद में जो आता है वर्तमान काल, आधुनिक काल जिसको गद्य काल भी कहा जाता है, और उसकी समय सीमा मानी है 1900 से 1984। तो 1984 तक जो सीमा मानी है 1984 वो है आचार्य रामचंद्र
शुक्ल द्वारा दिया गया। इसके बाद में देखिए, इन्होंने जो आधुनिक काल है उस कालखंड को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। एक तो प्रथम उत्थान नाम से, उसके बाद में द्वितीय उत्थान नाम से, फिर तृतीय उत्थान नाम से। यानी आधुनिक काल है, इसके 3 भाग माने हैं। प्रथम उत्थान, फिर द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। यानी आधुनिक काल है जिसे गद्य काल कहा जाता है, तो उन्होंने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। तो तीनों के तीनों आपको नाम याद करने। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि आधुनिक काल है उसको 3 भागों में बांटने वाले कौन से इतिहासकार माने जाते हैं, तो आपका उत्तर आना चाहिए या नाम आना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने वीरगाथा काल है, जो वीरगाथा काल जिसकी समय सीमा 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत मानी है, इसमें उन्होंने वीरगाथा काल को भी 2 भागों में बांटा है। इसके भी 2 भाग दिए हैं। इन्होंने पहला भाग जो नाम दिया है वो नाम है अपभ्रंश काल या प्राकृत भास काल, जो कि 1050 से 1200 1050 से 'वीरगाथा काल का नाम उन्होंने 2 भागों में बांट के दिया है। अपभ्रंश या प्राकृत भास हिंदी काल 1050 से 1200 विक्रमी संवत। यानी पहला भाग है उसे कहा है अपभ्रंश काल। और ये पहला नाम दिया है जिसकी समय सीमा उन्होंने मानी है 1050 से 1200 विक्रमी संवत। उसके बाद में उन्होंने दूसरा जो भाग दिया है उसका नाम दिया है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल जो कि 1200 से विक्रमी संवत से 1375 माना है। तो आपको याद करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको 4 कालखंडों में विभाजित किया। उनमें वीरगाथा काल नाम दिए है आदि काल को, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल और रीति काल को उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल को गद्य काल। इसके बाद में देखिए जो इनका टाइम पीरियड है वो आपको याद रखना है। उसके बाद में वीरगाथा काल को उसने 2 भागों में विभाजित किया है, एक अपभ्रंश काल और एक वीरगाथा काल। उसके बाद में भक्ति काल है उसको उन्होंने 4 कालखंडों में बांटा है। भक्ति काल को, भक्ति काल है उनके 4 भागों में विभाजित किया है। एक तो निर्गुण काव्य धारा और एक शैगुण काव्य धारा। भक्ति काल है, एक तो निर्गुण काव्य धारा है और दूसरी है शैगुण काव्य धारा। अब जो निर्गुण काव्य धारा है इसको 2 भागों में और शैगुण काव्य धारा है उसको 2 भागों में विभाजित किया है। यानी ये जो 4 कालखंड है, निर्गुण काव्य धारा के 2, ज्ञानाश्री काव्य धारा, ज्ञानाश्री काव्य धारा और दूसरा है प्रेमाश्री काव्य धारा। प्रेमाश्री काव्य धारा। उसके बाद में इधर सैगुण में कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। इस तरह से इन्होंने 4 कालखंडों में बांटा है। आपको ये भी याद रखना है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा भक्ति काल है उसके जो 4 भाग किए हैं, निर्गुण काव्य धारा, शैगुण काव्य धारा, 2 काव्य धारा में विभाजित करके, एक तो ज्ञानाश्री काव्य धारा, दूसरा है प्रेमाश्री काव्य धारा, तीसरा कृष्णाश्री काव्य धारा यानी कृष्ण काव्य और चौथा है राम काव्य धारा। इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम जो कवि माना है, प्रथम कवि, वो माना है मुंज को। आपको ये भी याद रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है हिंदी का वो माना है मुंज को। और इस बात का समर्थन करता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो जयपुर के हमारे, उसने कहा था, कहानी लिखी थी 1915 में
जो कि हिंदी साहित्य की बहुत अच्छी कहानी मानी जाती है और इस पर फिल्म भी बनी हुई है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी कहानी है। उसने कहा था 1915। इन्होंने भी कहा है कि हिंदी का प्रथम जो कवि है वो मुंज को माना है। इसके बाद में शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में निम्न रचनाओं की सहायता ली है। देखिए इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास जो कि 1929 में लिखा, 1929 में। इसमें लिखने के लिए इन्होंने 4 आधार स्तंभ यानी 4 आधार ग्रंथ लिखे लिए थे। वो कौन कौन से? देखिए इन्होंने एक मिश्र बंधु विनोद, इनसे प्रेरणा ली। इसके बाद में 2 नंबर पे हिंदी कोविद रत्नमाला जो कि श्याम सुंदर दास की रचना है, इनसे लिया। इसके बाद में कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है और ब्रज माधुरी सार जो कि वियोगी हरि की रचना है। तो हम यूं कहें कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें निम्न रचनाओं की सहायता से इसे लिखा गया। तो ये रचनाएं कौन कौन सी है? तो नंबर 1 पे आता है मिश्र बंधु विनोद जो कि मिश्र बंधु की रचना है। हिंदी कोविद रत्नमाला जो कि श्याम सुंदर दास की रचना है। कविता कौमुदी जो कि राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। और 4 नंबर पे ब्रज माधुरी सार जो कि वियोगी हरि की रचना है। तो देखिए प्रश्न बनाने वाला कैसा भी बना सकता है। निम्न में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखा गया, इसमें से निम्न में से कौन सी रचना से उन्होंने साहित्य नहीं लिखा था? तो ये चारों की चारों रचनाएं हैं वो आपको याद करनी है। मिश्र बंधु विनोद आपको याद है क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास हमने पढ़ा, उसमें आ गए। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, आप इसको अच्छी तरह से याद रखें। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की रचना और ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि की रचना। अब बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, वो क्या है? रसवादी आचार्य माने जाते हैं, रसवादी आचार्य माने जाते हैं। ये भी आपको बात अच्छी तरह से कंठस्थ कर। इसके बाद में बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में जो अन्य विद्वान हैं उनके बारे में। 6 नंबर पे हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अभी जो हमने पढ़ा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। वो जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया वो विधेयवादी पद्धति से लिखा गया। उन्होंने पहला कवि मुंज को माना और उसमें जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको 4 कालखंडों में विभाजित किया। और उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 में, उसमें 4 रचनाएं हैं। उन रचनाओं से उन्होंने प्रेरणा ली और उन रचनाओं से उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखा। अब बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जिनके बचपन का नाम था बैजनाथ। उसके बाद में हम बात करें इनका मूल जो वास्तविक नाम था वो क्या था? वास्तविक नाम है वो है व्योमकेश शास्त्री। व्योमकेश शास्त्री इनका वास्तविक नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। वैसे इनके बचपन का नाम बैजनाथ। फिर इन्हीं के नाम से किसी ने जीवनी लिखी थी इन पे, व्योमकेश दरवेश। व्योमकेश दरवेश नाम से जीवनी लिखी गई। क्या लिखी गई? जीवनी लिखी गई। किसी ने लिखी? लिखने वाले हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश नाम से जीवनी लिखी किसने? विश्वनाथ त्रिपाठी ने। किन पे जीवनी लिखी गई है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी व्योमकेश शास्त्री इन्हीं का नाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और इन्हीं के नाम से जीवनी लिखी गई और जीवनी लिखने वाले हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। इनकी जो हिंदी साहित्य का इतिहास की जो रचनाएं हैं इनमें नाम आता है हिंदी साहित्य की भूमिका। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य का इतिहास की हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका 1940 में इतिहास ग्रंथ लिखा गया। उसके बाद में 2 नंबर पे आता है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास जो कि 1952 में लिखा गया। इसके अलावा हिंदी साहित्य का आदिकाल जो कि 1953 में लिखा गया। अब आपको यहाँ याद रखना है आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उनके द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था वो तो था 1929 हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात आती है तो इन्होंने इतिहास ग्रंथ के रूप में कई इतिहास ग्रंथ लिखे हैं जिनमें इनके 3 इतिहास ग्रंथ महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नंबर 1 हिंदी साहित्य की भूमिका, आपको नाम याद रखना है, भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल
जो कि 1953। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में उन्होंने विभाजित किया है, और ये 4 कालखंड आपको पता ही है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। बस इन्होंने जो नाम दिया है, जैसे आदिकाल है, ये आदिकाल नाम जो दिया गया है वो नाम दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। आदिकाल इन्होंने समय सीमा मानी है वो अलग है। इन्होंने समय सीमा मानी है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, और उन्होंने विक्रमी संवत यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1350 विक्रमी संवत माना था। और इन्होंने ईस्वी सन में, तो देखिए इनका ईस्वी सन अलग है, 1000 से 1400 ईस्वी जो समय सीमा मानी है वो आदिकाल की है। जो आदिकाल नाम है, ये नाम भी आदिकाल जो नाम दिया गया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे नाम दिया था वीरगाथा काल। इसके अलावा भक्ति काल, जिसकी समय सीमा 14 से 1600 विक्रमी 1400 से 1600 ईस्वी सन में मानी है, वो रीति काल है। रीति काल की जो समय सीमा है वो मानी है 1600 से 1800 ईस्वी। उसके बाद आधुनिक काल है, उसकी समय सीमा 1800 से 1952 ईस्वी। इस तरह से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया, जिसमें नंबर 1 आता है आदिकाल, उसके बाद में भक्ति काल, फिर तीसरा है रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल। और समय सीमा आपके सामने है, 1000 से 1400 ईस्वी, 14 से 1600 ईस्वी, और 1600 से 1800 ईस्वी, और 1800 से 1952 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का जो प्रथम कवि माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी का जो प्रथम कवि है वो है अब्दुल रहमान। देखिए सभी ने अलग अलग माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज को माना था, इन्होंने अब्दुल रहमान को। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो मुख्य बात है वो देखिए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अगर हिंदी साहित्य में कुछ लिखा है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अगर किसी ने टक्कर दी है, किसी बात का समर्थन से थोड़ा अलग बताया है, तो वो बताने वाले सिर्फ है हजारी प्रसाद। तो ये उनके सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी कहते हैं, यानी गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में, संभवतः है हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले व्यक्ति है जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनकी अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर, देखिए ऐसे ही नहीं, सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है, या उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जो कुछ कहा है, उसमें अगर कुछ अलग बताने की कोशिश की है या उनकी आलोचना की है, तो वो आलोचना करने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये इस बात का समर्थन कौन करते हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में कहा गया है कि संभवतः है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पहले व्यक्ति है जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर, देखिए प्रमाण भी दिए उन्होंने, सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। और ये कहने वाले है गणपति चंद्र गुप्त, और खंडित करने वाले कौन है? वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने भक्ति काल के संबंध में आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के कथन के संबंध में कहा है कि भक्तिकालीन साहित्य है उसका 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी धार्मिक होने मात्र से कोई साहित्य विशुद्ध कोटि में या विशुद्ध कोटि से बाहर नहीं किया जा सकता। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो साहित्य लिखा गया है, तो जैसे आदिकाल में साहित्य आते हैं जिसमें रासो साहित्य है, उसके बाद में जैन साहित्य लिखा गया, यानी हम कह सकते हैं रास साहित्य है, उसके बाद में सिद्ध साहित्य है, उसके बाद में नाथ साहित्य लिखा गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो रासो साहित्य है वो ही शुद्ध कोटि का साहित्य है। इसके अलावा ये जो साहित्य लिखे गए हैं ये धार्मिक मात्र है, ये धार्मिक शिक्षाएं देते हैं। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि
धार्मिक होने मात्र से कोई साहित्य विशुद्ध कोटि से बाहर नहीं किया जा सकता, ये सभी साहित्य की श्रेणी में आते हैं। ऐसा कहने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी हिंदी साहित्य में आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया उसमें भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें सिर्फ रासो साहित्य को साहित्य मानते हैं, जिन साहित्य को साहित्य नहीं मानते, सिद्ध साहित्य को साहित्य नहीं मानते, नाथ साहित्य है वो भी साहित्य न मानकर उन्होंने कहा है ये तो सिर्फ धार्मिक साहित्य या विशुद्ध कोटि साहित्य में आने वाले इन धार्मिक साहित्य है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जो परिभाषा दी है उसको खंडित करने का प्रयास किया है, और उन्होंने कहा भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कि साहित्य रासो साहित्य भी आदिकाल में आता है, जैन साहित्य भी साहित्य की श्रेणी में आता है, सिद्ध साहित्य भी साहित्य की श्रेणी में आता है, और नाथ साहित्य वो भी साहित्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि धार्मिक होने मात्र से कोई साहित्य विशुद्ध कोटि से बाहर नहीं किया जा सकता। प्रसिद्ध कथन देखिए, भारत का लोकनायक वही है जो समन्वय कर सके, और समन्वय की भावना थी तुलसीदास, और तुलसीदास की समन्वय भावना के आधार पर यह कथन कहा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, और समन्वय करने वाला कौन है? तुलसीदास। तो ये परिभाषा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास की समन्वय भावना के आधार पर उन्होंने कहा कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यानी तुलसीदास की समन्वय भावना पर तुलसीदास पर यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने टिप्पणी की है। कबीर को कहा है उन्होंने वाणी का डिटेक्टर यानी तानाशाही, और ये भी कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को कहा है वाणी का डिटेक्टर यानी कि तानाशाही, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रिय कवि है वो है कबीरदास, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो प्रसिद्ध कवि है वो है तुलसीदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख उपन्यास है, उनमें आता है पहला नाम बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा और अनामदास का पोथी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, उनके लिखे गए उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। इस तरह से हमने आज हिंदी साहित्य के दो इतिहासकारों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद। एक बार 5 मिनट में इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको इसकी भूमिका है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। सच्चे अर्थों में अगर किसी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। और ये जो लिखा गया वो हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया? 1929 में, और उसका संशोधित संस्करण मिला था वो है 1940। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? देखिए, ये मूलतः नागरी प्रचारणी सभा में, यानी जो काशी से प्रकाशित होती है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये प्रकाशित हुआ था 1929 में। उसके बाद में देखिए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका है, उसको बनाने में किसके मस्तिष्क की उपज थी? वो है श्याम सुंदर दास है, उनके मस्तिष्क की उपज थी हिंदी शब्द सागर की भूमिका। और ये हिंदी शब्द सागर है, इसके निर्माण में 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। वो नाम है बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा। इसके बाद में हमने पढ़ा हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है 1929 में, उसमें कुल कवियों की संख्या 1000, और यह लिखा गया कौन सी पद्धति से है? तो वो है विधेयवादी पद्धति। और विधेयवादी पद्धति होती क्या है? विधेयवादी पद्धति वो है जिसमें जातीय साहित्य तत्कालीन परिवेश, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों से सीधे तौर पर जो इतिहास है उसका संबंध होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास के संबंध में परिभाषा। वो कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का सिंचित प्रतिबिंब होता है, और यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम साहित्य इतिहास को आलोचनाओं से पृथक किया, यानी अभी तक जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए उनकी आलोचना ही होती रही, लेकिन उन्होंने अपना जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाया और आलोचना की दृष्टि से
हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए इन्होंने आलोचना से इन्हें पृथक किया और विकासवादी और वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसका परिचय दिया। उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, जो कि 900 वर्षों का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसको चार कालखंडों में विभाजित किया है। ये चार कालखंड कौन कौन से है? देखिए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, यहाँ तक आपको पता है। इसमें देखिए इन्होंने आदिकाल का नाम दिया वीरगाथा काल, और वीरगाथा काल को उन्होंने दो भागों में बांटा है, अपभ्रंश काल और वीरगाथा काल। अपभ्रंश काल और वीरगाथा काल। उसके बाद में भक्ति काल है, सॉरी एक बार वीरगाथा काल की बात करते हैं। इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया आदिकाल को, आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और उन्होंने वीरगाथा काल है उसकी समय सीमा मानी है 1050 से 1375 विक्रमी संवत। उसके बाद में भक्ति काल, जिसे इन्होंने नाम दिया है पूर्व मध्य काल, इसकी समय सीमा 1375 से 1700 विक्रमी संवत। उसके बाद में रीति काल, जिसका नाम दिया है उत्तर मध्य काल, और 1700 से 1900 विक्रमी संवत। उसके बाद आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहा जाता है, 1900 से 1984। 1984 तक मानने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल है उसको 3 भागों में बांटा है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। फिर भक्ति काल है उनको 4 कालखंडों में बांटा, यानी 4 विभाजन किया है, ज्ञानाश्री काव्यधारा, प्रेमाश्री काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा और राम काव्यधारा। इस तरह से आपको याद करना है। इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो हिंदी का पहला कवि माना है वो मुंज को माना है, और मुंज को मानने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भी है। शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में निम्न रचनाओं की सहायता ली है, जिसमें मिश्र बंधु विनोद, इसके बाद हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की रचना, और कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की रचना, और ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि की रचना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमने पढ़ा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, इनके जो बचपन का नाम था वो है बैजनाथ, और वास्तविक नाम था इनका वो है व्योमकेश शास्त्री। व्योमकेश दरवेश नाम से इन्हीं पे एक जीवनी लिखी गई है, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, वो लिखा हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो कि 1953 ईस्वी। इन्होंने काल विभाजन किया हिंदी साहित्य का, वो 4 कालखंडों में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा, वो है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की जो समय सीमा मानी है वो है 1000 से 1400 ईस्वी, और 1400 से 1600 भक्ति काल को माना, और रीति काल को उन्होंने माना 1600 से 1800, और आधुनिक काल की समय सीमा 1800 से 1952 है यहाँ ध्यान। उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का प्रथम जो कवि माना है वो माना है अब्दुल रहमान को, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं, और इस बात का समर्थन करते हैं गणपति चंद्र गुप्त। और गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में भी कहा गया है, संभवतः है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पहले व्यक्ति है जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर उन्होंने खंडित किया है। यानी उनके जो जो कथन है उनको ऐसा ही नहीं, उन्होंने अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती भी दी है और सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है, और करने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने भक्ति काल के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है उससे उन्होंने थोड़ा अलग हटके बताया है। उन्होंने कहा कि भक्तिकालीन साहित्य है वो बारहाना वैसा ही होता जैसा आज है, धार्मिक होने से मात्र से कोई साहित्य विशुद्ध कोटि से बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे साहित्य को धार्मिक साहित्य माना, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। लेकिन उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि धार्मिक होने से इन्हें साहित्य की श्रेणी से अलग नहीं किया जा सकता, ये भी साहित्य है, जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य, ये सभी क्या है, साहित्य की कोटि में आते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जिनका कथन है भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे, और ऐसा कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तुलसीदास की समन्वय भावना के आधार पर उन्हें कह रहे। और इन्होंने एक परिभाषा और दी कबीर को, कि उन्होंने कबीर को कहा कि कबीर जी है वो वाणी के डिटेक्टर है, यानी कि वाणी के तानाशाही है। कौन? कबीर। ऐसा कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रिय कवि है वो है कबीरदास। और तुलसीदास की
रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि है वो है तुलसीदास, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जिन्होंने उपन्यास लिखे, उन उपन्यासों के नाम आपको याद करने हैं। कौन कौन से है? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा और अनामदास का पोथ। इस तरह से हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में अभी हमने दो साहित्यकारों के बारे में पढ़ा, और उम्मीद करता हूँ उन साहित्यकारों के बारे में हमने जो आपको बताने का प्रयास किया वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।